नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और कई वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है और कई बलिदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके करीब 5 करोड़ रुपए की बचत की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश हित में समय समय पर बैठक कर प्रदेश के विकास को लेकर बड़े और कड़े फैसले लेते रहते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के स्कूलों साल 2024-25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाएं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक। इस पर करीब 55.5 करोड़ रुपए की मुद्रण लागत आएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुल 264 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट और कई वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी और कई बलिदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दायरे तय करके करीब 5 करोड़ रुपए की बचत की गई। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में कई मंजूरी प्रदान की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। उच्चाधिकार प्राप्त कार्य समिति और पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। करीब 55.5 करोड़ रुपए की आएगी मुद्रण लागत। बैठक में 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और कई वस्तुओं की खरीद को मंजूरी। बैठक में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के कुल 13 एजेंडे रखे गए। बैठक में सभी 13 एजेंडों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दी। एसटीपी के उपचारित पानी का सिंचाई के लिए परियोजनाओं को मंजूरी। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लगातार मिल रही गति, जिसमें स्थापित 15 MLD क्षमता के एसटीपी प्लांट के लिए परियोजनाओं को मंजूरी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों के सुधारीकरण को भी मंजूरी मिली। सभी सड़कों के कार्य के लिए करीब 159 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। सतलुज यमुना लिंक नहर एसवाईएल को लेकर चंडीगढ़ में बैठक होगी। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। सतलुज यमुना लिंक नहर एसवाईएल को लेकर चंडीगढ़ में बैठक होगी। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा था और स्पष्ट किया था कि वे एसवाईएल नहर के निर्माण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए उनसे मिलने को तैयार है। उन्होंने कहा था कि एसवाईएल को लेकर 4 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पादन जल के आवंटन से संबंधित नहीं है। वहीं एसवाईएल को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पुरजोर तरीके से पैरवी करने के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब बैठक में भी भाग लेंगे। हरियाणा का हर एक नागरिक 1996 के मूलवाद संख्या 6 की डिक्री के अनुसार पंजाब के हिस्से में एसवाईएल
नहर के निर्माण के जल्द पूरा होने की उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री अपने लोगों और दक्षिणी हरियाणा की सूखी भूमि के इस लंबे समय से प्रतीक्षित सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इससे पहले दोनों राज्यों के बीच 14 अक्टूबर 2022 को द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को दूसरे दौर की चर्चा की, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्वायल नहर पर हुई सभी बैठकें पंजाब सरकार के नकारात्मक रवैया के कारण बेनतीजा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं यहाँ चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद और नूंह जिले से सम्मानित पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए आह्वान किया है कि हरियाणा सरकार की ओर से जनता को दी जा रही योजनाओं और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9 साल के कार्यकाल के विकास से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है।
प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। यही वजह है कि हरियाणा की युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों की शिक्षा के सपनों को उड़ान मिला है, जिससे प्रदेश की छोरियां छोरों को हर क्षेत्र में प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4,000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है। तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये 2 मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए।
चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल के विजेता में क्या कुछ। बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल है, हरियाणा में सांसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, अक्टूबर 2014। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं रघुवीर सिंह अंबाला से। रघुवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर दीन मोहम्मद, जो कि नूंह से बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। हमारा सरकार का और विभाग का प्रयास है कि भाई मेवात में फ्रूट की खेती बढ़े। और मैं मानता हूं कि जब हम मार्केट की तरफ निकलते हैं तो हमें बहुत सारी फल वाली रेहड़ियां मिलती हैं। बाकी जिलों की अपेक्षा यहाँ फलों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पैदावार बहुत कम है। तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए अमरूद, नींबू, किन्नू, मौसम्बी, अनार, पपीता, इन पे 50,000 रुपए तक की अनुदान राशि देती है प्रति एकड़, जिसमें अगर आपने मेरे पानी मेरी विरासत से चेंज करके बाग लगाया तो 50,000 मिलेगा, नहीं तो 43,000 रुपए मिलेंगे। और पहले साल में 23,000 रुपए देते हैं, दूसरे साल में 10,000, फिर तीसरे साल में भी 10,000 रुपए देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रिकमेंडेड फ्रूट प्लांट्स हैं वो अनार है, मौसम्बी है, किन्नू है, अमरूद है, बेर है, खजूर है, पपीता है। बाकी अंजीर वगैरह के लिए हमारे यहाँ से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, ना ही हम किसानों को सलाह देते हैं कि आप अंजीर लगाइए। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने इंटरव्यू स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में धान की सीधी फसल बिजाई योजना के तहत किसानों को कितनी अनुदान राशि दी जाती है? ए 2000 रुपए, बी 3000 रुपए, सी 4000 रुपए, डी 1500 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो